आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हूँ। अगर आप वहाँ से मुझसे ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो धीरे धीरे मैं आपको वो उपलब्ध करवा दूँगा। आज हम लोग जो बात करते हैं आप यूट्यूब पर, वो है एक जो न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मैं आपको लेकर के आता हूँ अक्सर, उसमें से एक टॉपिक है 21वीं सदी में भारत के विकास का इंजन बनेगा पूर्वोत्तर। यानी जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, वो विकास का इंजन बनेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं विकास का इंजन बनेगा नॉर्थ ईस्ट। ये आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के भारत सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं। ये जो समय था 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसकी स्थापना दिवस को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी सभी कैपिटल्स को, सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ा जाएगा। रेलवे रूट द्वारा यह जोड़ दिया है, रेलवे रूट से, जिससे कि विकास को वहां तक बहुत तेजी से पहुंचाया जा सके। इसके साथ में अगर हम देखेंगे कि भारत सरकार और कोशिश कर रही है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है, जिसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट विकास का इंजन बन सके। तो एक टॉपिक है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने एक लाइन भी कही उन्होंने कि वो अरुणाचल प्रदेश को उत्तर पूर्व का द्वार, उत्तर पूर्व के द्वार के रूप में विकसित करेंगे, जो दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख प्रवेश द्वार होगा। साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे होगा। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। पूरे उत्तर पूर्व से जोड़ेंगे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, ठीक है, इन सारे देशों से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा जाएगा अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से, और पूरा का पूरा एक विकास किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से। पूरे विश्व में भारत नेतृत्व करेगा। किसका? आर्थिक नेतृत्व करेगा। पूरा विश्व का नेतृत्व जो है भारत के पास होगा। ये एक न्यूज़ है जिसका मैंने एनालिसिस किया। दूसरा एक और न्यूज़ है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसको लेकर के एक एनालिसिस है कि लद्दाख के बारे में जो परिचर्चा है वो बारी कि जैविक खेती में लद्दाख अब नेतृत्व करेगा। जैविक खेती में लद्दाख लीडिंग पोजीशन में है। इंडिया को सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है जैविक खेती में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 70% पॉपुलेशन, लद्दाख की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर, कृषि पर निर्भर है। इससे आप समझ सकते हैं कि लद्दाख की आर्थिक स्थिति, क्योंकि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता उस प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट इकोनॉमी के रूप में होती है, यानी उतना समृद्ध राज्य नहीं है। बट लद्दाख अपने आप को धीरे धीरे समृद्धता की तरफ लेकर के जा रहा है, और इसमें सिक्किम का बड़ा योगदान है। सिक्किम से वो तकनीक ले रहा है जिससे कि वो जैविक खेती, जिसमें जो खाद्य वगैरह है वो नेचुरल प्रयोग हो, जिससे कि अच्छे स्वस्थ फसलों का उत्पादन हो सके, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो। ये एक टॉपिक भी है जो परिचर्चा में है इसमें, लद्दाख को लेकर के। और लद्दाख का टारगेट ये भी है कि वो सब्जी उत्पादन में जो है वो आत्मनिर्भर हो।
उसका दूसरा एक तीसरा पॉइंट है इसी में, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बीच में समझौता हुआ है, जेम्स एंड ज्वेलरी, यूएई एंड इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ जिसे बोलते हैं सीपा। सीपा एग्रीमेंट है। सीपा का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के तहत कुछ शर्तें हैं, कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि जब यूएई से 200 टन तक गोल्ड आएगा इंडिया में, 200 टन के बाद अलग है, तो 1% टैक्स कम लिया जाएगा। अभी जो टैक्स लिया जाता है कुल मिला के सारे टैक्सों को मिला के वो 12.5% है गोल्ड में। अब इसे घटाकर 11.5 कर दिया जाएगा। 200 टन सोना का निर्यात आयात अगर होगा, लेकिन जो गोल्ड है वो यूएई की खदानों से निकलना चाहिए, ये हमने शर्त लगा दी है। ये एक एग्रीमेंट में हमने पहली शर्त यूएई के साथ किया। फिर जो हमारी दूसरी शर्त ये है कि इसके बदले में यूएई क्या करेगा, इसके बदले में जो यूएई है हमारा, इसको रद्द करना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि यूएई क्या करेगा, यूएई क्या करने जा रहा है कि हमें 5% जेम्स और ज्वेलरी, इसमें हमें 5% तक की छूट देगा। 5% तक की छूट जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात में, यानी जब हम वहां निर्यात करेंगे तो हमें जेम्स एंड ज्वेलरी में 5% की छूट मिलेगी, और इससे जो है रेवेन्यू में 15,000 करोड़ रुपए का लाभ दिखाई दे रहा है। 15,000 करोड़ रुपए का लाभ हमें जेम्स एंड ज्वेलरी में दिखाई देगा। और जो हम 1% से छूट देंगे उसमें हमें 1,000 करोड़ की हानि होगी, लेकिन कुल मिला के इससे हमें 14,000 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ होगा। भारत सरकार इस तरह से हर सेक्टर में लोगों के आर्थिक हित के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। ये चीज एक आज जो है न्यूज़पेपर की प्रमुख घटना है, 2 न्यूज़पेपरों में मिला करके। और उसके बाद बाकी तो बहुत सारी होती हैं कि हाईकोर्ट ने एक मानवीय संवेदना खो चुके अफसर उसको लेके कहा, स्वावलंबन की भाषा हिंदी है, बिल्कुल है। गर्विले गांधीवादी कवि थे कोई, उनको लेकर के पर चर्चा है। निराला को लेकर के भी पर चर्चा है। अब एक पर चर्चा सपा जीतेगी या भाजपा, बहस में चौराहों पर कर दी हत्या। भाई हत्या तक लेकर के चीज़ों को बच जाए। लोकतंत्र में कोई भी जीतता हमेशा लोकतंत्र है, लेकिन अगर हत्या जैसी चीज़ें होती हैं तो कोई भी जीते हारे, हारता हमेशा लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र को जिताएं, ये एक प्रमुख बात है। और बाकी अब आज के पेपर में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय निहितार्थ, एडिटोरियल नहीं। अच्छा, एक है यूक्रेन संकट। यूक्रेन संकट को लेकर के बिल्कुल विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत ने भी अपने एम्बेसडर्स को बुलाना शुरू कर दिया है। ऐसी परिस्थितियां युद्ध के लिए के संकेत करते हैं। प्रश्न ये है कि भारत को क्या करना चाहिए। अगर भारत रसिया का साथ देता है तो यूएई और अमेरिका नाराज होते हैं, और जिससे बात को आर्थिक और तकनीकी नुकसान होगा। क्योंकि अब फ्रांस से भी हमारी डिफेंस डील वगैरह बहुत अच्छी चल रही है, और भी यूरोपीय कई कंट्रीज से, अमेरिका से भी हम न्यू जो वेपन्स हैं, डिफेंस है, वो खरीद रहे हैं। अगर रसिया से को हम नाराज करते हैं, इस ग्रुप में जाते हैं, तो टोटल अभी भी जो डिफेंस सेक्टर में हमारी निर्भरता है वर्तमान में वो 55% है, लेकिन जो पूरे हथियार दिए हैं पुराने वो मैक्सिमम रसिया के हैं। तो अगर हम रसिया को नाराज करते हैं तो अमेरिका और नाटो हमसे नाराज होता है। अगर हम रसिया की तरफ जाते हैं तो, अगर हम अमेरिका की तरफ जाते हैं तो रसिया, तो दोनों तरफ से हमें नुकसान है।
तो इसीलिए भारत मध्यम मार्ग प्रतिपदा, जो महात्मा बुद्ध ने कहा था, मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। ना तेरी कहेंगे ना तेरी कहेंगे, तुम भी मेरे तुम भी मेरे। अब पत्नी और प्रेमिका में एक को चुनना होता है, बड़ा मुश्किल होता है चुनना। रूस पत्नी की तरह है, अमेरिका और नाटो प्रेमिका की तरह है, किसको चुना जाए? वो पुराना प्यार, ये नया प्यार, बड़ी समस्या है। इसीलिए ये भी मेरा ये भी मेरा, किसी को नहीं छोड़ना है, मध्यम मार्ग करना है, तटस्थ रहना है और कोशिश करना है अपने संसाधनों का जितना उपयोग हो सके थोड़ा बहुत करके कि पीस कायम हो। पीस में भारत का भला है, युद्ध में किसी का भी भला नहीं है और भारत का भी भला इसमें नहीं है। ये एक टॉपिक है तो यूक्रेन को लेकर के मैं लगातार वैसे भी पर चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ, तो उसको लेकर के भी हम लोग बातचीत करेंगे। बाकी जो मुद्दे हैं वो सब पॉलिटिक्स से भरे हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का हिस्सा होने के बाद में भी, जैसे ऐसे मानो कि जीभ के जो है 32 दांतों के बीच में अपने आप को सुरक्षित रहती है। दांतों के बाहर बोलते हुए तो दांतों के बीच से जीभ बाहर निकलती है, तभी हम बात कर पाते हैं। चूक जाते हैं तो दांत जीभ को काट देते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जीभ की तरह है, दांत पॉलिटिशियन की तरह है, चोली दामन का साथ है, लेकिन बच के रहना है। तो राजनीति से बच के रहना है, वो ब्यूरोक्रेसी को, वो जो सत्ता में है उन्हीं की तरह व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसी काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ अब कोई ऐसा बिंदु नहीं, कानपुर में 57% मतदान है, अभी भी हम फर्स्ट डिवीजन नहीं आए हैं, ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, पहले 40-45% कानपुर में मतदान होता था 2 दशक पहले, अब 57 तक पहुंचा, उससे तो ठीक ही है। एक न्यूज़पेपर में कनाडा में 3 हफ्ते बाद प्रदर्शन रुका है आपातकाल लगने के बाद। आपातकाल नहीं लगता तो क्या स्थिति होती? पूरी दुनिया शांत है, कनाडा में आपातकाल के प्रदर्शनों में शांति पर। भारत में अगर प्रदर्शन पे आपातकाल लग गया होता तो सोचिए दुनिया कैसे व्यवहार करती और क्या कहती। इस समय जो तथाकथित सेकुलर हैं सब चुप है कनाडा में। भारत में कुछ होगा तो पूरे विश्व में कहते ताई मर गई उनकी, लेकिन जब कनाडा में होता है सारे चुप रह जाते हैं। चुप्पी एक अच्छी व्यवस्था है, जब आप गलत हो चुप हो जाए, जब दूसरा गलत हो तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, ये एक नियम बन चुका है। चलिए अब और कोई खास ऐसा नहीं है, जो सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं इस न्यूज़पेपर पर। और एक है LIC को लेकर के, जीवन बीमा निगम के IPO का इंतजार है। LIC अब पूर्ण तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में आ रही है और वो आप मान के चलिए बहुत बड़ा तहलका मचाएगी, क्योंकि उसके पास फंड इतना ज़्यादा है। इसको लेकर के भी परचा वो अपना IPO जारी करने जा रही है। ये एक परिचर्चा है बस। और बाकी सड़कों पर सन्नाटा, गलियों में खेला गया क्रिकेट इस समय तो बिल्कुल हमेशा गुलजार रहना, घंटाघरों में सन्नाटा। खैर, इस एग्ज़ाम को लेकर के क्या है, और बस बाकी चीज़ें पॉलिटिकल हैं, उन पॉलिटिकल चीज़ों पे कोई परिचर्चा करने का वो बनता नहीं है। कानपुर में 57% इसमें भी है, ठीक है। तो आज के 2 न्यूज़पेपर हिंदुस्तान और जागरण को लेकर के मैंने आपको करंट एनालिसिस करने का प्रयास किया है। सब एक साथ एक न्यूज़पेपर ऐड ऑन करेंगे और 3 न्यूज़पेपर की एनालिसिस जो सिविल सेवा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप तक लाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि इलेक्शन था सैटरडे संडे में, घर में श्रीमती जी की ड्यूटी थी और उसमें मुझे भी ड्यूटी निभानी पड़ी, तो सैटरडे संडे को मैं लाइव नहीं आ पाया या वीडियो लेकर के नहीं आ पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर आप तक वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों, आज की परिचर्चा यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।